मूवी की शुरुआत थॉमस नाम के एक लड़के से होती है जो अपनी जिंदगी के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जाल में फंस चुका होता है। थॉमस एक सामान्य लड़का लगता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उसे अपनी पुरानी जिंदगी, अपना परिवार, अपना घर, यहाँ तक कि अपना नाम तक याद नहीं होता। वह एक अंधेरी मेटल लिफ्ट के अंदर होश में आता है, जहाँ हर तरफ सिर्फ अंधेरा, मशीनों की आवाज और डर का माहौल होता है। लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही होती है और थॉमस को समझ नहीं आता कि वह कहाँ जा रहा है, किसने उसे यहाँ भेजा है और उसके साथ आगे क्या होने वाला है। जब लिफ्ट ऊपर पहुंचती है तो एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। ऊपर से कुछ लड़के उसे देख रहे होते हैं। ये जगह एक खुला मैदान होता है जिसे ग्लेड कहा जाता है। चारों तरफ जंगल, खेती, लकड़ी की झोपड़ियां और एक अजीब सी कम्युनिटी जैसी जिंदगी चल रही होती है। लेकिन सबसे डरावनी चीज होती है ग्लेड के चारों तरफ खड़ी बहुत ऊंची कंक्रीट की दीवारें। ये दीवारें इतनी विशाल होती हैं कि इंसान उनके सामने बहुत छोटा लगता है। थॉमस पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वह भागने की कोशिश करता है लेकिन घबराहट में गिर जाता है। बाकी लड़के उसे काबू में करते हैं। यहीं उसकी मुलाकात एल्बी से होती है, जो ग्लेड का लीडर होता है। एल्बी शांत लेकिन बहुत गंभीर स्वभाव का होता है। फिर न्यूट मिलता है, जो एल्बी का सबसे करीबी साथी और ग्रुप का समझदार इंसान होता है। वहीं गैली भी मौजूद होता है, जो पहले दिन से ही थॉमस को शक की नजर से देखता है। इसके बाद थॉमस को बताया जाता है कि हर महीने एक नया लड़का इसी लिफ्ट के जरिए यहां भेजा जाता है। किसी को भी अपनी पुरानी जिंदगी याद नहीं होती, सिर्फ कुछ दिनों बाद उन्हें अपना नाम याद आता है। यहीं से थॉमस के अंदर पहला संघर्ष शुरू होता है। वह बाकी लोगों की तरह चुप रहकर सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता। उसके अंदर एक नेचुरल जिज्ञासा होती है। वह जानना चाहता है कि ये दीवारें क्या हैं, इनके बाहर क्या है और सब लोग यहाँ फंसे क्यों हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्लेड के बाहर एक बहुत बड़ा मेज है। हर सुबह मेज के दरवाजे खुलते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं, लेकिन नियम बिल्कुल साफ होता है। मेज के अंदर सिर्फ रनर्स जा सकते हैं। अगर कोई रात में मेज के अंदर रह जाए तो वह कभी वापस नहीं आता। यहीं से मूवी का सस्पेंस और रहस्य धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। अब थॉमस ग्लेड की जिंदगी को समझने की कोशिश करता है। यहाँ हर लड़के का अपना अलग काम होता है। कोई खेती करता है, कोई निर्माण का काम संभालता है, कोई खाने का इंतजाम करता है और कुछ चुने हुए लड़के मेज में जाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। इन लड़कों को रनर्स कहा जाता है। ये हर सुबह मेज के अंदर जाते हैं, पूरे दिन उसकी मैपिंग करते हैं और शाम होने से पहले वापस लौट आते हैं। थॉमस को मेज की तरफ एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता है। जिस चीज से बाकी सब डरते हैं, थॉमस उसी के जवाब ढूंढना चाहता है। वह मिन्हो को देखता है, जो लीड रनर होता है। मिन्हो तेज, समझदार और बहुत प्रैक्टिकल इंसान होता है। उसका काम मेज के अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लोर करना और नक्शों को अपडेट करना होता है। लेकिन मेज इतना आसान नहीं होता। उसकी दीवारें हर दिन बदलती रहती हैं, रास्ते शिफ्ट हो जाते हैं और हर रात उसके अंदर खतरनाक जीव घूमते हैं जिन्हें ग्रीवर्स कहा जाता है। ग्रीवर्स का नाम सुनते ही ग्लेडर्स के चेहरों पर डर साफ दिखाई देता है। ये जीव मशीन और मॉन्स्टर का खतरनाक मिश्रण होते हैं। जो भी इनके संपर्क में आता है या तो मर जाता है या फिर स्टंग होकर पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है। स्टंग होने वाले इंसान को अपनी पुरानी यादों की झलक दिखने लगती है, लेकिन वह बहुत दर्द और मानसिक उलझन में चला जाता है। थॉमस को यहाँ के नियम भी बताए जाते हैं। बिना अनुमति मेज में नहीं जाना, दीवारें बंद होने से पहले वापस आना और ग्लेड के सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन थॉमस का स्वभाव बाकी लोगों से अलग होता है। वह आंख बंद करके नियम मानने के बजाय उनके पीछे का कारण समझना चाहता है। यही बात गैली को बिल्कुल पसंद नहीं आती। गैली का मानना होता है कि थॉमस जैसा ज्यादा सवाल पूछने वाला लड़का पूरे सिस्टम के लिए खतरा है। इसी हिस्से में थॉमस को अपना नाम याद आता है। यह पल छोटा लगता है, लेकिन उसके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसकी पहचान का पहला हिस्सा वापस आता है। अब वह सिर्फ एक नया और कंफ्यूज लड़का नहीं रहता, बल्कि थॉमस बन जाता है। लेकिन नाम के अलावा उसे अभी भी कुछ याद नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि बेन नाम का एक ग्लेडर अचानक थॉमस पर हमला कर देता है। बेन पहले से स्टंग हो चुका होता है और उसका दिमाग पूरी तरह अस्थिर हो चुका होता है। वह थॉमस को देखकर घबरा जाता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे थॉमस किसी बड़े राज से जुड़ा हुआ हो। यह सीन थॉमस के लिए बहुत शॉकिंग होता है, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि शायद उसका इस मेज और इस पूरी जगह से कोई छुपा हुआ कनेक्शन है। बेन के हमले के बाद ग्लेड में तनाव बढ़ जाता है। सब समझ जाते हैं कि बेन अब सामान्य नहीं रहा है। स्टंग होने के बाद किसी को बचाना लगभग नामुमकिन होता है। ग्लेडर्स के नियम बहुत सख्त हैं और जिंदा रहने के लिए भावनाओं को किनारे रखना पड़ता है। बेन को मेज में निर्वासित कर दिया जाता है। ये सीन बहुत डार्क और भावनात्मक होता है, क्योंकि थॉमस पहली बार देखता है कि यहाँ जिंदा रहना कितना क्रूर है। मेज के दरवाजे बंद होने से पहले बेन को बाहर छोड़ दिया जाता है। उसकी चीखें और दरवाजों के बंद होने की आवाज थॉमस के दिमाग में बस जाती है। उसे समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण जेल नहीं, बल्कि एक बहुत सोच समझकर बनाया गया मौत का जाल है। इसके बाद थॉमस और भी बेचैन हो जाता है। वह मिन्हो और एल्बी को मेज में जाते हुए देखता है, लेकिन शाम होने लगती है और एल्बी वापस नहीं आता। ग्लेड में सब लोग तनाव में आ जाते हैं। जब दरवाजे बंद होने का समय आता है, तब मिन्हो एल्बी को सहारा देकर वापस लाता है। एल्बी स्टंग हो चुका होता है और मिन्हो उसे घसीटते हुए ला रहा होता है। ये पल बहुत सस्पेंस से भरा होता है। मेज के विशाल दरवाजे बंद होने वाले होते हैं।
सारे ग्लेडर्स बाहर खड़े होकर बेबस होकर देख रहे होते हैं। नियम के मुताबिक कोई भी मेज के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन थॉमस अपने इंस्टिंक्ट पर काम करता है। वह बिना सोचे समझे मेज के अंदर कूद जाता है और उसी समय दरवाजे उसके पीछे बंद हो जाते हैं। अब थॉमस, मिन्हो और बेहोश एल्बी रात के समय मेज के अंदर फंस जाते हैं। ये वही चीज है जिससे हर ग्लेडर डरता है, क्योंकि कोई भी कभी रात में मेज के अंदर रहकर जिंदा वापस नहीं आया। मिन्हो भी घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसे पता है कि रात में ग्रीवर्स बाहर निकलते हैं, लेकिन थॉमस हार नहीं मानता। वह एल्बी को बचाने के लिए उसे दीवारों पर उगी बेलों के साथ ऊपर बांध देता है, ताकि ग्रीवर उसे आसानी से पकड़ ना सके। इसके बाद मेज के अंदर से डरावनी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। मेटल घिसने की आवाज, किसी विशाल जीव की हरकतें और अंधेरे में चमकती हुई चीजें। पहली बार थॉमस एक ग्रीवर को देखता है। अब मेज के अंदर थॉमस और मिन्हो ग्रीवर से बचने की कोशिश करते हैं। मिन्हो पहले घबराकर थॉमस को छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि उसके अनुभव के मुताबिक रात में मेज में जिंदा बचना नामुमकिन है। लेकिन थॉमस अकेला होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारता। वह आसपास के माहौल का इस्तेमाल करता है, मेज की हिलती हुई दीवारों को ध्यान से देखता है और ग्रीवर को फंसाने का मौका ढूंढता है। आखिरकार थॉमस ग्रीवर को बंद होती हुई दीवारों के बीच फंसा देता है। यह एक लगभग नामुमकिन सर्वाइवल मोमेंट होता है। पहली बार कोई ग्लेडर रात मेज में बिताकर जिंदा वापस आता है। सुबह जब मेज के दरवाजे खुलते हैं तो सारे लड़के हैरान रह जाते हैं। थॉमस, मिन्हो और एल्बी तीनों जिंदा वापस लौट आते हैं। ये ग्लेड के सारे नियमों और विश्वासों को हिला देता है। कुछ लोग थॉमस को हीरो समझने लगते हैं, लेकिन गैली उसे खतरा मानता है। गैली का कहना होता है कि थॉमस ने नियम तोड़कर सबकी सुरक्षा खतरे में डाल दी। एल्बी अभी भी स्टंग हालत में होता है। थॉमस के इस कदम से एक नई उम्मीद भी पैदा होती है और एक नया डर भी। इसके बाद एक काउंसिल मीटिंग होती है। ग्लेडर्स फैसला करते हैं कि थॉमस को सजा भी दी जाए और इनाम भी, क्योंकि उसने नियम तोड़ा लेकिन एल्बी की जान भी बचाई। थॉमस को आधिकारिक रूप से रनर बनने का मौका मिलता है। यह उसके किरदार का बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। अब वह सिर्फ जवाब ढूंढने वाला नया लड़का नहीं रहता, बल्कि मेज के अंदर जाकर सच तलाशने वाला एक एक्टिव खिलाड़ी बन जाता है। फिर थॉमस और मिन्हो मरे हुए ग्रीवर के हिस्सों की जांच करते हैं। उन्हें उसके अंदर एक अजीब डिवाइस मिलती है, जिस पर WCK-D का निशान बना होता है। यह नाम पहली बार कहानी में एक बड़े रहस्य के साथ सामने आता है। थॉमस को यह चिन्ह कहीं देखा हुआ लगता है, लेकिन उसे याद नहीं आता कि क्यों। मिन्हो थॉमस को वह पूरा मेज मैप दिखाता है जो उसने 3 सालों में बनाया होता है। अब दोनों मेज के नक्शों और पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं। मिन्हो बताता है कि मेज के हिस्से घूमते रहते हैं और हर रात उसकी दीवारें बदलती हैं। थॉमस को लगता है कि ग्रीवर के अंदर मिली डिवाइस का संबंध मेज के किसी छिपे हुए मैकेनिज्म से हो सकता है। इसके बाद एक और चौंकाने वाली घटना होती है। लिफ्ट फिर से ऊपर आती है, लेकिन इस बार उसके अंदर एक लड़की होती है, टेरेसा। ये ग्लेड में आने वाली पहली लड़की होती है। सारे लड़के हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सिस्टम में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। टेरेसा बेहोश होती है और उसके हाथ में एक नोट होता है जिसमें लिखा होता है कि यह लास्ट वन है, यानी अब लिफ्ट के जरिए कोई और नहीं आने वाला है। ये संदेश ग्लेड के लिए बेहद डरावना होता है। जो सिस्टम 3 सालों से स्थिर चल रहा था वह अब बदलने लगा है। टेरेसा थॉमस को नाम से जानती है, लेकिन थॉमस को साफ साफ याद नहीं आता कि वह कौन है। ये बात सबको और ज्यादा शक में डाल देती है। गैली का शक अब और मजबूत हो जाता है। उसे लगता है कि थॉमस के आने के बाद ही सब कुछ बिगड़ना शुरू हुआ है। टेरेसा के पास कुछ यादों के टुकड़े होते हैं। थॉमस को भी अजीब फ्लैशबैक आने लगते हैं। दोनों को WCK-D नाम, लैब जैसी जगहें, साइंटिस्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स की धुंधली झलकें दिखाई देती हैं। ये संकेत देते हैं कि थॉमस और टेरेसा के मेज बनाने वालों से कोई गहरा संबंध है। इसी बीच एल्बी धीरे धीरे स्टंग की हालत से ठीक होने लगता है, लेकिन उसकी यादें बहुत दर्दनाक होती हैं। उसे कुछ ऐसा याद आता है जो उसे और ज्यादा डरा देता है। इससे साफ हो जाता है कि मेज के पीछे छिपा सच कोई सामान्य चीज नहीं है। थॉमस और मिन्हो उस डिवाइस को मेज के एक खास हिस्से में ले जाकर टेस्ट करते हैं। वह डिवाइस एक छिपा हुआ दरवाजा एक्टिव कर देती है। यह दरवाजा मेज से बाहर निकलने का सुराग लगता है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होता, क्योंकि ग्रीवर्स और मेज की बदलती हुई दीवारें अब भी बड़ा खतरा है। थॉमस को लगता है कि वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकता है, लेकिन ग्लेड के अंदर भरोसा टूटने लगा होता है। कुछ लोग थॉमस को उम्मीद की किरण मानते हैं, जबकि कुछ उसे मुसीबत समझते हैं। यही अंदरूनी टकराव आगे चलकर धोखे और अफरा तफरी में बदल जाता है। अब कहानी और गहरी हो जाती है। थॉमस और टेरेसा के बीच का संबंध धीरे धीरे साफ होने लगता है। दोनों को महसूस होता है कि वे पहले भी एक दूसरे को जानते थे। टेरेसा के पास एक सीरम होता है जो स्टंग ग्लेडर्स की मदद कर सकता है। यह सीरम एल्बी को दिया जाता है, जिससे उसकी हालत सुधरने लगती है। लेकिन ठीक होने के बाद एल्बी जो याद करता है वह बहुत डरावना होता है। उसे एक तबाह हो चुकी दुनिया की झलक दिखाई देती है, जहां बीमारी और विनाश फैल चुका है। इससे यह संकेत मिलता है कि बाहर की दुनिया सामान्य नहीं है। मेज के बाहर आजादी है या उससे भी बड़ा खतरा।
ये अभी तक साफ नहीं होता। अब तक जो ग्लेड एक नियंत्रित और व्यवस्थित कम्युनिटी थी, वह धीरे धीरे टूटने लगती है। मेज के नियम बदलने लगते हैं, दरवाजे पहले की तरह व्यवहार नहीं करते। ग्रीवर्स का खतरा अब सिर्फ मेज तक सीमित नहीं रहता। एक रात ग्रीवर्स ग्लेड के अंदर हमला कर देते हैं। ये सीन कहानी का बहुत बड़ा और इंटेंस टर्निंग पॉइंट बन जाता है। ग्लेडर्स, जो हमेशा मेज को बाहर का खतरा समझते थे, अब देखते हैं कि खतरा उनके अपने घर के अंदर आ चुका है। झोपड़ियां टूटने लगती हैं, लड़के इधर उधर भागते हैं और हर तरफ चीखें और अफरा तफरी फैल जाती है। एल्बी अपने लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस हमले में उसकी मौत हो जाती है। ये पल बहुत भावनात्मक होता है, क्योंकि एल्बी ग्लेड का लीडर था और उसने कई सालों तक सबको सुरक्षित रखा था। थॉमस अपनी यादें वापस पाने के लिए बेताब हो जाता है। उसे लगता है कि अगर उसे अपना अतीत याद आ जाए तो वह मेज का असली मकसद समझ सकता है। इसी बेचैनी में वह खुद को ग्रीवर से स्टंग करवाने का खतरनाक फैसला करता है। यह फैसला सबको चौंका देता है, क्योंकि स्टंग होना लगभग मौत की सजा माना जाता है। जब थॉमस स्टंग होता है तो उसे बहुत ताकतवर फ्लैशबैक आने लगते हैं। वह देखता है कि WCKD नाम की एक संस्था किशोरों पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। थॉमस और टेरेसा भी उन्हीं लैब्स का हिस्सा थे। मेज असल में एक टेस्ट एनवायरनमेंट था। ये बच्चे सिर्फ कैदी नहीं थे, बल्कि एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट्स थे। उनके रिएक्शंस, इंटेलिजेंस, डर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को लगातार देखा जा रहा था। थॉमस को यह भी महसूस होता है कि वह और टेरेसा किसी न किसी रूप में WCKD के सिस्टम का हिस्सा थे। इस सच्चाई से उसके अंदर अपराध बोध और उलझन दोनों पैदा होते हैं। अब उसे समझ आने लगता है कि ग्लेडर्स उस पर शक क्यों कर रहे थे, क्योंकि उसका अतीत उनके दर्द से जुड़ा हुआ है। अब थॉमस ग्लेडर्स को सच बताने की कोशिश करता है। वह समझाता है कि मेज का कोई एग्जिट मौजूद है और WCKD ने यह सब पहले से प्लान किया हुआ था। लेकिन सच स्वीकार करना आसान नहीं होता। जितना ज्यादा सच सामने आता है, उतना ही ज्यादा ग्लेड में डर और घबराहट फैलने लगती है। गैली के लिए यह सब इस बात का सबूत बन जाता है कि थॉमस खतरा है। एल्बी की मौत के बाद लीडरशिप का खालीपन पैदा हो जाता है। न्यूट शांत और समझदारी से सोचता है, मिन्हो एक्शन लेने के लिए तैयार रहता है, लेकिन गैली डर और गुस्से में कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। गैली का मानना है कि मेज का सिस्टम थॉमस की वजह से बिगड़ा है। वह चाहता है कि थॉमस और टेरेसा को सजा दी जाए, ताकि शायद ग्रीवर्स के हमले रुक जाए। अब ग्लेशियर्स दो हिस्सों में बंटने लगते हैं। एक ग्रुप थॉमस पर भरोसा करता है और बाहर निकलने की उम्मीद रखता है। दूसरा ग्रुप गैली के साथ डर के सहारे जिंदा रहने का रास्ता चुनता है। सवाल यह बन जाता है, क्या एक सुरक्षित जेल में रहना बेहतर है या खतरनाक आजादी के लिए जोखिम उठाना? थॉमस अब पूरी तरह फैसला कर लेता है कि ग्लेड में रहना सिर्फ मौत का इंतजार करना है। अगर ग्रीवर्स अंदर आ सकते हैं तो अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची है, इसलिए भागने की कोशिश ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन बाहर निकलने के लिए सबको मेज के सबसे खतरनाक हिस्से तक जाना होगा, ग्रीवर्स का सामना करना होगा और उस छिपे हुए एग्जिट को एक्टिव करना होगा। इसके बाद थॉमस ग्रुप को समझाता है कि उन्हें मेज का रास्ता इस्तेमाल करना ही होगा। वो बताता है कि ग्रीवर के अंदर मिली डिवाइस एग्जिट को एक्टिव कर सकती है। मिन्हो, न्यूट, टेरेसा, चक और कुछ दूसरे ग्लेडर्स उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चक, जो अब थॉमस का बहुत करीबी दोस्त बन चुका है, कहानी का एक भावनात्मक किरदार है। वह मासूम होता है और अपने घर वापस जाने का सपना देखता है, लेकिन गैली इस योजना का जोरदार विरोध करता है। उसका डर अब गुस्से में बदल चुका होता है। वह थॉमस को हर चीज के लिए जिम्मेदार मानता है। बेन का स्टंग होना, एल्बी की मौत, टेरेसा का आना और ग्रीवर्स का हमला। गैली की बातों में भावना होती है, लेकिन वह डर से चल रहा होता है। वहीं थॉमस उम्मीद से प्रेरित होता है। गैली थॉमस और टेरेसा को रोकने की कोशिश करता है। कुछ ग्लेडर्स उन्हें बांध भी देते हैं, लेकिन थॉमस के साथी उन्हें छुड़ा लेते हैं। यहीं से साफ हो जाता है कि ग्लेड का पुराना सिस्टम अब खत्म हो चुका है। अब अंतिम फैसला लेना होगा, या तो दीवारों के अंदर डर के साथ जीना या मेज के अंदर जाकर सच का सामना करना। थॉमस का ग्रुप मेज के अंदर प्रवेश करता है। माहौल बहुत तनावपूर्ण होता है। हर मोड़ पर मौत का खतरा होता है। मेज की विशाल और ठंडी दीवारें और भी डरावनी लगती हैं। मिन्हो रास्ता दिखाता है, टेरेसा डिवाइस संभालती है और थॉमस मानसिक रूप से तैयार होता है कि शायद सब लोग वापस न लौट सकें। मेज के अंदर ग्लेडर्स पर ग्रीवर्स हमला कर देते हैं। एक्शन बहुत तेज और खतरनाक हो जाता है। कुछ ग्लेडर्स अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। हर मौत पूरे ग्रुप को भावनात्मक रूप से तोड़ती है, लेकिन अब रुकना संभव नहीं होता। थॉमस का पूरा ध्यान सिर्फ एग्जिट तक पहुंचने पर होता है। अब ग्रुप मेज के उस सेक्शन तक पहुंचता है जहां हिडन एग्जिट स्थित होता है। यह एरिया ग्रीवर होल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहीं से ग्रीवर्स मेज में एंटर और एग्जिट करते हैं। यह जगह अंधेरी, यांत्रिक और खतरनाक होती है। ऐसा लगता है जैसे मेज का असली कंट्रोल सेंटर यहीं कहीं छुपा है। थॉमस और टेरेसा डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। दरवाजा एक्टिवेट होता है, लेकिन सिस्टम को पूरा करने के लिए कोड या सीक्वेंस चाहिए होता है। मिन्हो के मैप्स और मेज के पैटर्न्स यहां काम आते हैं। जो सेक्शन मेज में सालों से घूम रहे थे, वे असल में एक कोड का हिस्सा थे। इसका मतलब है कि मेज रैंडम नहीं था। हर मूवमेंट, हर सेक्शन, हर पैटर्न एक पहेली थी।
ये खुलासा महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्लेडर्स को समझ में आता है कि उनकी सारी संघर्ष किसी एक्सपेरिमेंट के सोच समझकर डिजाइन किए गए स्टेप्स थे। मेज उन्हें सिर्फ फंसा नहीं रहा था बल्कि उनका परीक्षण कर रहा था। ग्रुप दरवाजे के अंदर एंटर करता है लेकिन ग्रीवर्स का फाइनल अटैक होता है। कुछ लोग मर जाते हैं। थॉमस और बाकी सर्वाइवर्स मुश्किल से लैब जैसी सुविधा तक पहुंचते हैं। मेज की गंदी जंगली दुनिया से अचानक साफ, शांत और मृत जैसी लैबोरेटरी वातावरण में शिफ्ट होना बहुत डरावना लगता है। अब सर्वाइवर्स को WC के D सुविधा का सच पता चलना शुरू होता है। उन्हें मरे हुए वैज्ञानिक और तबाही के संकेत मिलते हैं। स्क्रीन पर एक रिकॉर्डेड संदेश चलता है जिसमें एक महिला वैज्ञानिक यह बताती है कि बाहरी दुनिया एक घातक बीमारी और वैश्विक आपदा से प्रभावित है। युवा दिमागों का परीक्षण किया जा रहा था ताकि इलाज या समाधान खोजा जा सके। थॉमस स्क्रीन पर टच करता है और रिकॉर्डेड संदेश से सर्वाइवर्स को पता चलता है कि दुनिया में फ्लेयर नाम की घातक बीमारी फैल चुकी है। यह बीमारी मानव मस्तिष्क को नष्ट कर देती है और समाज पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। WC के D ने इम्यून युवा लोगों को मेज में डालकर उनके दिमाग की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया। डर, तनाव, सर्वाइवल और निर्णय निर्माण उनके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। थॉमस और टेरेसा का WC के D से कनेक्शन अब और दर्दनाक लगता है। ग्लेडर्स को एहसास होता है कि उनकी यादें जानबूझकर मिटाई गई थीं। उन्हें एक कृत्रिम वातावरण में रखा गया, दोस्ती बनाई गई, डर दिया गया और फिर उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया गया। लेकिन जब सर्वाइवर्स को लगता है कि अब शायद सब खत्म हो गया है, तभी गैली फिर से प्रकट होता है। वह स्टंग कंडीशन में होता है और उसका मस्तिष्क नियंत्रण में नहीं होता। उसकी आंखों में उलझन और आक्रोश होते हैं। गैली थॉमस पर हथियार तानता है। उसका मानना है कि थॉमस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। यह पल त्रासदीपूर्ण होता है क्योंकि गैली खलनायक जैसा दिखता है लेकिन असल में वह भी सिस्टम का शिकार है। वो थॉमस को मारने की कोशिश करता है लेकिन चक बीच में आ जाता है। चक थॉमस को बचाते हुए गोली खा लेता है। चक की मौत फिल्म का सबसे भावनात्मक पल होता है। थॉमस ने चक से वादा किया था कि वह उसे घर वापस ले जाएगा। चक मासूम आशा का प्रतीक था। उसकी मौत थॉमस को गहरे तरीके से तोड़ देती है। थॉमस गुस्से और दुख में गैली पर प्रतिक्रिया करता है और मिन्हो गैली को रोक देता है। चक की मौत के बाद सर्वाइवर्स सदमे में होते हैं। तभी सशस्त्र लोग सुविधा में प्रवेश करते हैं। वे थॉमस और बाकी ग्लेडर्स को जल्दी से वहां से बाहर ले जाते हैं। सर्वाइवर्स को लगता है कि शायद यह रेस्क्यू टीम है जो उन्हें WC के D के नियंत्रण से बचा रही है। उन्हें हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट के जरिए मेज क्षेत्र से दूर ले जाया जाता है। बाहर की दुनिया देखकर सब हैरान हो जाते हैं। हर तरफ सूखी जमीन, तबाह हुए शहर और नष्ट हुआ वातावरण दिखाई देता है। ये पुष्टि करता है कि WC के D के संदेश में कुछ सच्चाई थी। बाहर की दुनिया वाकई में नष्ट हो चुकी है। लेकिन कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है। WC के D सुविधा में महिला वैज्ञानिक एवा पेज असल में मरी नहीं होती। उसकी मौत स्टेज्ड थी। वह यह खुलासा करती है कि मेज परीक्षण का पहला चरण पूरा हो चुका है। सर्वाइवर्स का भागना भी शायद WC के D के बड़े प्लान का हिस्सा था। इसका मतलब है कि जो ग्लेडर्स स्वतंत्रता समझ रहे थे, वह हो सकता है कि अगला लेवल एक्सपेरिमेंट हो। थॉमस और बाकी सर्वाइवर्स को अभी भी पूरा सच नहीं पता। उन्हें लगता है कि वे बच गए हैं, लेकिन मेज सिर्फ शुरुआत थी। असली दुनिया और WC के D का प्लान और भी ज्यादा खतरनाक है। इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह विवरण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।